एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में उर्मिला अपनी 3 बेटियों के साथ अपने ससुराल में रहा करती थी और उसका पति बाहर शहर में काम किया करता था। उसकी सास उर्मिला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह पोता चाहती थी और उर्मिला ने 3 बेटियों को जन्म दिया था। कावेरी देवी अपनी बहू को 1 फूटी अंक पसंद नहीं करती थी। हमेशा उसे और उसकी बेटियों को अनाप शनाप खरी खोटी बातें सुनाती रहती थी। अरे तुम तीनों मनहूस बहन यहाँ बैठकर टीवी क्यों देख रही हो? तुम्हें पता है ना मेरे सीरियल देखने का समय हो रहा है। मैं देखूंगी और मैं तुम तीनों मनहूस बहनों की शक्ल देखना नहीं चाहती क्योंकि मैं जब भी तुम तीनों की शक्ल देखती हूँ मेरा पारा हाई हो जाता है, मेरा खून खौलने उठता है। इसलिए जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा पारा हाई हो जाए और मैं कुछ गलत कर बैठूं। निकल जाओ यहाँ से। उर्मिला, उर्मिला चल जा जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लेकर आ। यह लीजिए माँ जी, मुझे पता था यह समय आपका चाय पीने का है तो मैंने बना दी थी अदरक वाली गर्मा गर्म चाय। और माँ जी शाम को खाने में क्या बनाना है? मम्मी शाही पनीर बना लीजिए, बहुत समय से खाया नहीं है। अरे नहीं पागल, शाही पनीर नहीं मम्मी जी, आप बना लीजिए आलू की सब्जी और गर्मा गर्म फूली फूली पूरियाँ, बहुत समय से खाई नहीं है। हाँ यही बना लीजिए। माँ मुझे लगता है कि आपको पुलाव बनाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है अपनी तीनों मनहूस बेटियों को गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाने की। कल का बचा हुआ इतना सारा खाना है वही खिला देना और हाँ मेरे लिए जरा ताजी खाना बना देना। वैसे भी मेरा बेटा अकेला कमाने वाला है, उसे सहारा देने वाला कोई नहीं और ऊपर से यह 3 मनहूस बहनें जिनके हाथ पीले करने में न जाने कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। 3 मनहूस। दादी जब देखो आप हमें मनहूस 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 कहती रहती हैं। आखिर हमने मनहूस वाला क्या काम किया है? और अगर लड़कियां मनहूस होती हैं तो आप भी तो एक लड़की हैं, इसका मतलब आप भी अपनी माँ के लिए मनहूस होंगी। और पापा शहर में किसके लिए कमा रहे हैं? हमारे लिए ही तो कमा रहे हैं ताकि हम अच्छा खा सके, पी सके, पहन सके। लेकिन आप हमें ना तो अच्छा कपड़ा पहनने के लिए देती हैं और ना ही अच्छा खाना खाने देती हैं। बासी खाना खाने के लिए देती हैं और खुद खाती हैं गर्मा गर्म ताजी ताजी। अरे इतनी लंबी जबान! उर्मिला तूने अपनी बेटियों को यही संस्कार दिए हैं? अरे ससुराल में जाकर तेरी तीनों बेटे हमारी नाक कटा देंगे। उनकी जबान तो अभी कांधे पर पड़ी है और देखो कैसे फटाफट जवाब देती जा रही है। अरे तेरा बाप पहले मेरा बेटा है, आई बात समझ में? उसकी सारी कमाई पर मेरा अधिकार है, तुम्हारा नहीं। और हाँ मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी, लाड प्यार में बड़ी हुई हूँ। तुम्हारी तरह 3 नहीं थी। मनहूस मेरी बराबरी करेंगी। माँ जी अमित जी के ऑफिस से फोन आ रहा है, यह लीजिए बात कर लीजिए। हेलो। हाँ अमित बेटा, क्या हुआ? क्या तुम अमित नहीं बोल रहे? क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा इस दुनिया से नहीं जा सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं, अमित को कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है ना? होना क्या था, जिस बात का मुझे डर था वो ही हुआ। तुम चारों ने मेरे बेटे को खा लिया। तेरी 3 मनहूस बेटियों ने मेरे बेटे को खा लिया। वो हमें छोड़कर चला गया। मेरा बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। मेरा बेटा चला गया, बस अब बहुत हो गया। अब तू और तेरी बेटे मेरे घर में नहीं रह सकती। निकल जा मेरे घर से। माँ जी यह आप क्या कह रही हैं? मैं अपनी 3 बेटियों को कहाँ लेकर जाऊंगी? कृपया करके मेरे ऊपर यह जुल्म तो मत कीजिए। मैं और मेरी बेटियां कहाँ जाएंगी? हमें इस घर से मत निकालिए। इस भरी दुनिया में मैं अपनी 3 जवान बेटियों को कहाँ लेकर जाऊंगी? मेरे ऊपर थोड़ा रहम करो। जब तक मैं अपनी बेटियों की शादी कर उन्हें उनके घर का नहीं कर देती तब तक मुझे इस घर से मत निकालिए। मुझे इस घर में रहने की जगह दे दीजिए। माँ जी कृपया करके मेरे ऊपर थोड़ा रहम कीजिए। देखिए एक तो पहले ही मेरे ऊपर बिजली आ गिरी है और ऊपर से आप मुझे इस घर से निकाल रही हैं। नहीं मत निकालिए माँ जी। कावेरी देवी तो कब से उर्मिला और उसकी 3 बेटियों को इस घर से धक्के मारकर निकालना चाहती थी, लेकिन अमित की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाती। लेकिन अब तो अमित इस दुनिया में रहा नहीं था, उन्हें अच्छा मौका मिल जाता है और वह बेचारी उर्मिला की एक नहीं सुनती और उसे और उसकी 3 बेटियों को घर से धक्के मारकर निकाल देती हैं। उर्मिला के मानो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। पहले पति छोड़कर चला गया और अब घर से बेघर हो गई। उर्मिला अपनी
तीनों बेटियों के साथ एक झोपड़ी डालकर उसके अंदर रहने लगती है और वह काम की तलाश में जाती है तो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का उसे काम मिल जाता है। साहब, अगर थोड़े से पैसे मिल जाते तो मैं अपनी तीनों बेटियों को कुछ खाना खिला देती, उन्होंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। ठेकेदार उर्मिला को थोड़े पैसे दे देता है। उर्मिला बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह सुबह से लेकर शाम तक काम करती है और जो पैसे उसे मिले थे उन पैसों का राशन लेकर घर जाती है और अपनी बेटियों को गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब उर्मिला को अपनी तीनों बेटियों की शादी की चिंता सताने लगी थी और वह बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करती थी कि उसकी बेटियों से कौन शादी करेगा, वह तो इतनी ज्यादा गरीब है। इसी चिंता में उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी और वह 2 दिन से काम पर भी नहीं जा रही थी। तभी एक दिन उर्मिला अपनी बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, इतनी मुश्किलों से तो एक जगह काम मिला था और 2 दिन से मैं जा भी नहीं रही। अगर आज नहीं गई तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा और काम भी बहुत ज्यादा है और मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैं सोच रही थी अगर मेरे साथ तुम चलती तो काम में हाथ बढ़ जाता। क्या मम्मी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हम आपके साथ वहाँ जाएंगे, मजदूरी करेंगे, सामान उठाएंगे। आपका दिमाग तो ठीक है ना? हमारे नाजुक नाजुक हाथ देखिए, क्या हमारे ये है नाजुक हाथ किसी का बोझा उठाने के लिए है? नहीं मम्मी, मैं तो आपके साथ नहीं जाने वाली। आराधना और सीमा दीदी को लेकर जाना है तो ले जाइए। और राधिका की बच्ची, तुझे क्या लगता है कि मैं मजदूरी करूंगी? नहीं, कभी भी नहीं। मैं मम्मी के साथ मजदूरी करने नहीं जाऊंगी। एक तो पहले ही झोपड़ी में रहने की वजह से हमारे सारे दोस्त हमसे दूर हो गए, कोई हमसे बात नहीं करता, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। और जब उन्हें ये पता चलेगा कि हम बोझ उठाते हैं, मजदूरी करते हैं, ना बाबा ना, यह रिस्क मैं बिल्कुल नहीं लेने वाली। मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी यार, आप चली जाइए। तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आ रही? मम्मी हमारे लिए कितना कुछ करती हैं और आज मम्मी ने जरा सा हमसे काम करने के लिए क्या कह दिया? तुम तो नखरे ही दिखा रही हो। मम्मी कोई बात नहीं, अगर यह दोनों नहीं जाना चाहती, इनकी इंसल्ट होगी, तो मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं आपकी मदद करूँगी। सीमा अपनी माँ के साथ काम करवाने आ जाती है और वह बहुत ही ज्यादा मेहनत और लगन से काम करती है, अपनी माँ से भी ज्यादा काम करती है। उर्मिला के साथ जो दूसरी औरत काम करती थी वह सीमा को देखकर उर्मिला से कहती है, उर्मिला, यह तुम्हारी बेटी है, यह तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है और मेहनती भी कितनी है, कितना ज्यादा काम कर रही है। देखो तुम्हारा 2 दिन का काम इसने कितने आसानी से कर दिया। बहुत प्यारी है तुम्हारी बेटी। क्या कहीं इसकी शादी पक्की हो गई है? अरे नहीं नहीं, अभी इसकी शादी पक्की नहीं हुई। तुम तो जानती हो कि मैं एक छोटी सी झोपड़ी में रहती हूँ, कितनी ज्यादा गरीब हूँ। अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण करने के लिए यहाँ मजदूरी करती हूँ और गरीब मजदूर के यहाँ कौन रिश्ता लेकर आता है? सबको तो महल में रहने वाली लड़कियाँ और जो अपने साथ बहुत सारा दान दहेज लेकर आती हो वो चाहिए होती हैं। गरीब और खाली लड़की कौन लेकर जाता है? मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि मेरी तीनों बेटियों की शादी कैसे होगी। उनके तो पिता भी नहीं है और मैं भी बीमार रहती हूँ। अंदर अंदर यह चिंता खाए जा रही है। तो बस यह समझो तुम्हारी यह चिंता खत्म हो गई है। मेरी भाभी, उनके 3 बेटे हैं, बहुत ही ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। वह अपने तीनों बेटों की शादी एक ही जगह करना चाहती हैं और 3 बहन एक घर में चली जाएंगी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तीनों बेटे मेहनत करते हैं, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी पत्नियों को बहुत खुश रखेंगे। ज्यादा अच्छा तो मकान नहीं है, लेकिन हाँ, सर छुपाने के लिए अच्छा है और तुम्हारी तीनों बेटियां इज्जत से रहेंगी। बहुत अच्छी है मेरी भाभी। तो बस देर किस बात की, कल को ही अपनी भाभी को लेकर आ जाना हमारी तरफ। उर्मिला बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि उसे उसकी बेटियों के लिए इतने अच्छे रिश्ते मिल गए और वह घर आकर राधिका और आराधना को रिश्तों के बारे में बताती हैं तो दोनों बहनें गुस्से से तिल मिला जाती हैं। मम्मी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हम ऐसे गरीब फटीचे घर में जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो हम अपनी गरीबी से ही इतनी ज्यादा परेशान हैं और अपनी सारी जिंदगी आगे की भी गरीबी में गुजारेंगे। ना बाबा ना, मेरी शादी तो अमीर घराने में करना, जहाँ पर जाकर मैं सारी उम्र ऐश करूँ, ना कि फटीचरों में। यहाँ भी गरीबी, वहाँ भी गरीबी। ना बाबा ना।
हाँ मम्मी, राधिका बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें फटीचर घर में शादी नहीं करानी। अगर आपको किसी की शादी करानी है तो सीमा दीदी की करा दीजिए, लेकिन हमारी नहीं। हम नहीं करवाएंगे अपनी शादी फटीचर घर में। आई बात समझ में? इस रिश्ते से इनकार कर दीजिए, वरना फिर हम खुद ही इनकार कर देंगे। अपनी दोनों बेटियों की यह बातें सुनकर उर्मिला के तो होश ही उड़ जाते हैं। उर्मिला से यह सदमा बर्दाश्त नहीं होता। वह एक तो पहले ही इतनी ज्यादा दुखी और परेशान थी, और ऊपर से उसे अपनी दोनों बेटियों से यह सब कुछ सुनना पड़ जाता है, और उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। राधिका और आराधना, यह तुमने क्या किया? देखो, माँ से तुम्हारे शब्द बर्दाश्त नहीं हुए। तुम्हें समझना चाहिए था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें इस तरह से माँ से बात नहीं करनी चाहिए थी। देखो, एकमात्र सहारा माँ ही थी हमारी, वो भी हमें छोड़कर चली गई। पिताजी तो पहले ही छोड़कर जा चुके थे। दादी ने घर से निकाल दिया था। माँ थी जो हमसे प्यार करती थी, हमारी देखभाल करती थी, हमारे बारे में सोचती थी, और वो भी हमें छोड़कर चली गई सिर्फ तुम्हारे कठोर शब्दों की वजह से। तुम्हें माँ से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। माँ, हमारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। माँ के जाने का दुख हमें भी उतना ही है जितना कि आपको है, क्योंकि वो हमारी भी माँ थी। मम्मी हमें छोड़कर क्यों चली गई? कृपया करके अपनी आंखें खोलिए ना। आप हमें इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकती। तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी, और कुछ समय बाद अपनी माँ का दाह संस्कार कर देती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आराधना अपनी दोनों बहनों से कहती है, मेरी दोस्त हम तीनों को शहर में एक अच्छी जॉब दिलवा सकती है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें शहर जाना चाहिए। आराधना की बात दोनों बहनों को समझ में आ जाती है, और तीनों बहन अगले दिन शहर जाने के लिए निकल जाती हैं। वह शॉर्टकट रास्ते से शहर जा रही थी, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि वह बस या ट्रेन से शहर चली जाती। वह जंगल के रास्ते शहर जा रही थी कि तभी उन्हें रास्ते में एक जख्मी हिरण मिलता है, जो दर्द से करहा रहा था। आराधना और राधिका, रुको, देखो ये हिरण कितना ज्यादा जख्मी है। बेचारा दर्द से करहा रहा है। पहले हमें इसकी मदद करनी चाहिए, इसके जख्मों पर मरहम लगाना चाहिए, उसके बाद आगे जाना चाहिए। बेचारा बेजुबान जानवर कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन दर्द तो इसे हो रहा है ना। क्या यार सीमा दीदी, आपकी समाज सेवा करने की आदत जाएगी नहीं? हमेशा आपको दूसरों का दुख नजर आ जाता है। अगर आप इसकी मदद करने में लग जाएंगी तो अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरे में जंगल के रास्ते से शहर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जानती है ना, छोड़िए इसे, यह तो जानवर है, मर जाएगा तो किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। हमें इसकी मदद करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सीमा अपनी दोनों बहनों की बात नहीं सुनती, और वह उस जख्मी हिरण की मदद करती है। उसके जख्मों पर मरहम लगाती है, उसे पानी भी पिलाती है। जब वह पहले से थोड़ा ठीक हो जाता है तो वह शहर जाने के लिए आगे चलती हैं कि तभी तीनों बहनों को बहुत ही ज्यादा चमचमाते हुए 3 बहुत ही ज्यादा सुंदर ब्राइडल गाउन नजर आते हैं, जो बहुत ही ज्यादा कीमती थे। तभी आराधना उन्हें देखकर कहती है, दीदी यह ब्राइडल गाउन कितने ज्यादा सुंदर हैं। इन पर तो सोने चांदी और हीरे का काम हो रहा है। लगता है हमारी तो लॉटरी निकल आई। चलिए इन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं, बेच देंगे, और उसके बाद हमें ढेर सारा पैसा मिलेगा, जिसकी मदद से हम सारी जिंदगी ऐश कर सकते हैं। हमें तो कमाना भी नहीं पड़ेगा, जॉब भी करनी नहीं पड़ेगी। अरे वाह, इस जंगल में आने के बाद तो हम माला माल हो गए। नहीं आराधना, ऐसे किसी की कीमती चीज नहीं लेकर जा सकते। पता नहीं किसके होंगे यह कीमती ब्राइडल गाउन। हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए और उस इंसान का इंतजार करना चाहिए जिसकी यह ब्राइडल गाउन है। आई बात समझ में? मैं तुम्हें इन्हें अपने साथ लेकर नहीं जाने दूंगी। सीमा अपनी दोनों बहनों को डांट ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा सुंदर परी आ जाती है। परी को तीनों बहनें अपने सामने देखकर हक्की बक्की रह जाती हैं। तभी वह परी सीमा से कहती है, सीमा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मेरे जख्म ठीक नहीं करती तो शायद मैं अपने असली रूप में कभी नहीं आ सकती थी। थोड़ी देर पहले जिस जख्मी हिरण की तुमने मदद की, मैं वही परी हूँ। एक काली शक्ति ने मुझे हिरण बना दिया था और कुछ दुष्ट इंसानों ने मेरा शिकार किया। अच्छी बात ये रही कि मैं मरी नहीं, लेकिन उस जख्म के चलते जरूर मर जाती। तुम बहुत अच्छी हो।
यह मेरे जादुई ब्राइडल गाउन है। अगर यह कोई लालची इंसान अपने साथ ले जाता तब भी मैं जीवित नहीं रहती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए और मेरे जादुई ब्राइडल गाउन का ख्याल रखने के लिए। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे सामने एक परी है जिसकी कहानी हम सिर्फ किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। परी जी, आपको देखकर तो हम धन्य ही हो गए। सीमा, तुम्हें और तुम्हारी बहनों को मैं यह जादुई ब्राइडल गाउन देना चाहती हूँ, जिन्हें पहनकर तुम्हें अपने मनपसंद के जीवन साथी मिल जाएंगे और तुम्हें जादुई ब्राइडल गाउन से बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हें कभी भी लालच नहीं करना और लोगों की मदद करनी है। परी जी, हमें हमारी बहन की अच्छाइयों की वजह से जादुई ब्राइडल गाउन मिले हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद हम कभी लालच नहीं करेंगे, कभी दूसरों का बुरा नहीं चाहेंगे, अपनी बहन की तरह हमेशा दूसरों की मदद करेंगे, अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे। परी आराधना और राधिका की बातें सुनकर खुश हो जाती है और वह तीनों बहनों को जादुई ब्राइडल गाउन देकर वहां से अदृश्य हो जाती है। और तीनों बहनें जैसे ही वह जादुई ब्राइडल गाउन पहनती हैं तो उनके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है और कुछ दिन बाद उन्हें उनके मनपसंद जीवन साथी भी मिल जाते हैं, जिनके साथ शादी कर वह एक हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करती हैं और गरीब लोगों की बहुत ही ज्यादा मदद करती हैं। एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में आरोही और सपना दो बहनें अपनी माँ के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही दोनों के पिता की एक गंभीर बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है। दोनों बहनों की जिम्मेदारी सावित्री के ऊपर आ जाती है और वह रात दिन मेहनत कर अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन अचानक सावित्री की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वह बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। अपनी माँ को ऐसा देख दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह अपनी माँ को होश में लेकर आती हैं। बेटा, मुझे अब नहीं लगता मैं और जी पाऊंगी। मेरा तुम्हारे पापा के पास जाने का समय आ गया। आरोही बेटा, मेरे जाने के बाद तुमसे यह घर भी छिन जाएगा और तुम्हारे पास खाने पीने का कोई और साधन नहीं है। इसलिए बेटा, तुम अपने चाचा किशोर दास के घर चली जाना। तुम्हारे चाचा तो अच्छे हैं, लेकिन चाची थोड़ी गुस्से की तेज है। उनका गुस्सा बर्दाश्त कर लेना। अब एकमात्र सहारा वही घर है तुम्हारा। मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी बच्चियों। नहीं नहीं माँ, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। देखना, हम दोनों बहन आपको कुछ नहीं होने देंगे। आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे। माँ, अपनी आंखें खोलो। अभी तो आप हमसे बातें कर रही थी, अचानक आपने अपनी आंखें बंद क्यों कर ली? माँ, अपनी आंखें तो खोलो। कृपया करके हमारी बात तो सुनो माँ। दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा फूट कर रोती हैं और कुछ समय बाद अपनी माँ का दाह संस्कार कर देती हैं और अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश सोचकर अपने चाचा चाची के घर चली जाती हैं। दोनों बहनों को देखकर चाची सुमन आग बबूला हो जाती हैं और वह दोनों बहनों को जोर से थप्पड़ मारकर कहती हैं, तुम दोनों गरीब मनहूस बहनों की मेरे महल जैसे घर में पैर रखने की हिम्मत कैसे हुई? तुमसे हमने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। तुम जैसे गरीबों से हमें कोई रिश्तेदारी नहीं रखनी। सारा घर गंदा कर दिया। अभी इसे अच्छी तरह से पवित्र करवाना पड़ेगा। जाओ, निकलो यहाँ से अपनी मनहूस शक्ल लेकर। पता नहीं कहाँ से आ गए गरीब। चाची जी, हम दोनों अनाथ बहनें कहाँ जाएंगे? आपका ही तो सहारा है। हमें अपने घर में रहने की थोड़ी सी जगह दे दीजिए। सुमन, अब इतनी भी कठोर मत बनो। यह दोनों बेचारी अब कहाँ जाएंगी? सुमन अपने पति की बात मान जाती है और दोनों बहनों को अपने घर में रख लेती है, लेकिन सिर्फ एक नौकरानी बनाकर दोनों बहनों से गधों की तरह काम करवाती। जब दिल में आता तो बेरहमी से उनकी पिटाई भी कर दिया करती थी और खाने के नाम पर तो रूखा सूखा देती थी और पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े। दोनों बहनें अपनी किस्मत समझकर इतनी अत्याचार वाली जिंदगी अपनी चाची के घर में व्यतीत कर रही थी। ऐसे ही एक दिन सुमन दोनों बहनों से बहुत ही ज्यादा काम करवाने के बाद सड़ा हुआ खाना देती है। दीदी, खाने में से तो बदबू आ रही है। दीदी, चाची ने सही कहा था कि वो हमारी नानी याद दिला देंगी। देखो तो आज हमसे कितना ज्यादा काम कराया और फिर भी क्या दिया? सड़ा हुआ खाना। मेरा शरीर दर्द के मारे दुख रहा है। भूख भी बहुत ज्यादा तेज लग रही है।
दीदी, जिस तरह से चाची के बच्चे स्कूल जाते हैं इसी तरह मैं भी जाना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ ताकि हम एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सके। सपना, मेरी प्यारी बहन, यह सपना बहुत अच्छा है, लेकिन यह सपना सपना ही रहेगा। चाची तुम्हें कभी पढ़ने की परमिशन नहीं देंगी, वो हमें नौकर मानती हैं। फिर तुम ही बताओ वो तुम्हें स्कूल कैसे जाने देंगी। और आज तो देखो उन्होंने हद ही पार कर दी, सड़ा हुआ खाना दिया है, वो भी 2 दिन बाद। अब तुम ही बताओ कि तुम स्कूल कैसे जाओगी। आरोही और सपना आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ सुमन आ जाती है और वह आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, मनहूस आरोही बच्ची, मैंने तुझसे अदरक वाली चाय मांगी थी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन तुम दोनों मनहूसों को तो समय पर खाना मिल जाता है, काम वाम तो कुछ करना पड़ता नहीं है, बस 24 घंटे बैठ जाती हैं और गप्पे लड़ाती रहती हैं। चाची जी, माफ कर दीजिए, मेरे दिमाग से निकल गया, बस मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी फटाफट आपके लिए अदरक वाली चाय बना के लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर बेचारी आरोही जल्दी से अपनी चाची के लिए गर्मा गर्म चाय बनाती है और उनके रूम में लेकर जाती है और उनसे बहुत हिम्मत कर सपना की पढ़ाई के बारे में बात करती है। चाची जी, मैं आपका कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, आपकी कोई भी गुलामी, कोई भी अत्याचार सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है, कृपया करके सपना का सरकारी ही स्कूल में एडमिशन करवा दो। जब माँ जिंदा थी तो हम दोनों बहन सरकारी स्कूल में जाया करते थे, उसे पढ़ने का बहुत शौक है। आरोही के इतना कहते ही सुमन आग बबूला हो जाती है और वह गर्मा गर्म चाय की प्याली आरोही के ऊपर फेंक देती है, जिस वजह से उसका हाथ पूरी तरह से जल जाता है और वह उसी हाथ को मोड़कर उससे कहती है, मनहूस, तेरी बहन को पढ़ लिखकर कौन सा कलेक्टर बन जाना है, रहेगी तो वो फिर भी मेरे घर की नौकरानी ही। आज तो तूने मेरे सामने ऐसी बात कर दी है, अगर तूने मेरे सामने स्कूल जाने की बात की तो फिर तुम दोनों बहनों को अपने घर से धक्के मारकर 1 मिनट में निकाल दूंगी, फिर रहना सड़क पर भीख मांगते हुए। मैंने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी है, तुम्हारे लिए काफी नहीं है? महारानी की बहन को स्कूल जाना है, अब जा यहाँ से। मनहूस, सारा मूड खराब कर दिया। बेचारी आरोही रोते हुए अपनी चाची के पास से आ जाती है। तभी सपना अपनी बहन के लिए हल्दी का लेप लेकर आती है और कहती है, दीदी मुझे माफ कर दो, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। दीदी, यह हल्दी का लेप लगा लीजिए, इससे आपके जख्म ठीक हो जाएंगे और मैं आज के बाद स्कूल जाने की बात कभी नहीं करूंगी, अपने दिल और दिमाग से यह ख्याल निकाल दूंगी। दीदी, आज की रात तो हमें पानी पीकर ही अपना गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि खाना तो सड़ा हुआ है। ऐसा कहकर सपना बहुत रोती है और आरोही भी अपने जख्मों पर हल्दी का लेप लगा लेती है और दोनों बहनें सड़ा हुआ खाना फेंककर पानी पीकर रोते रोते सो जाती हैं। सुबह हो जाने के बाद सुमन आरोही को बुलाती है और उससे कहती है, सुन करम चली, मेरी बहन आ रही है और मेरी बहन को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए पूरे घर की अच्छी तरह सफाई कर देना और 5 तरह के अलग अलग पकवान भी बना देना। उसे अलग अलग वैरायटी के खाना खाना बहुत पसंद है। और तो सुन सपना की बच्ची, पूरे गार्डन की सफाई कर देना। अगर तुम दोनों मनहूस बहनों की वजह से कोई भी गलती हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चलो अब जाओ यहाँ से, अपने काम पर लग जाओ। पता नहीं वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब दोनों गरीब मनहूस बहन मेरे घर आई थी। बेचारी आरोही के हाथ में अभी भी छाले थे, उनमें अभी भी जलन हो रही थी, लेकिन वह अपनी चाची को काम करने से मना नहीं कर सकती थी। उसे मजबूरी में ऐसे ही छालों में घर का सारा काम करना पड़ता है। पहले वह पूरे घर की सफाई करती है, उसके बाद इतने दर्द में बहुत मुश्किलों से चूल्हे के पास जाकर 5 तरह के अलग अलग पकवान बनाती है और सपना गार्डन की सफाई कर रही थी। ऐसे ही दोनों बहनें अपना अपना काम कर रही थी। कुछ समय बाद सुमन की बहन विनीता आ जाती है और दोनों बहनें डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी कि तभी विनीता की नजर दोनों बहनों के ऊपर जाती है। छी छी, अरे अरे सुमन, तूने इतनी ज्यादा फटीचर गरीब नौकरानियों को क्यों रखा है? इनके कपड़ों से कितनी ज्यादा बदबू आ रही है। क्या ये खाना इन्होंने बनाया है? अरे यार, तू तो मेरे स्टैंडर्ड को अच्छी तरह से जानती है कि मैं नौकरानी भी कैसी रखती हूँ। मुझे ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे गरीबों का हाथ का खाना मैं खाऊंगी कभी भी नहीं। ऐसी गरीबों को तू कैसे बर्दाश्त कर रही है? अरे यार विनीता, तुम परेशान क्यों होती हो? तुम तो मेरी सबसे अच्छी बहन हो, तुम्हें तो मैं नाराज कर ही नहीं सकती। अगर तुम्हें यह नौकरानी पसंद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, राहुल के पापा यहाँ पर नहीं है, अभी के अभी इन दोनों गरीब बहनों को धक्के मारकर निकाल देती हूँ। लेकिन यार बस तुम नाराज मत हो। अगर तुम नाराज हो गई तो मुझे क्लब की मेंबरशिप कैसे दिलाओगी? तुम दोनों फटीचर गरीब बहनों, जाओ, अब तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ पर मत आ जाना।
चाची जी, यह आप क्या कह रही हैं? इतनी रात को हम दोनों बहन कहाँ जाएंगे? हमारा तो आपके सिवा और कोई नहीं है। चाची जी, मैं आपकी पैर पकड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, कृपया करके हमें मत निकालिए। हाँ हाँ चाची, इतनी रात हो रही है, हम कहाँ जाएंगे? हमें मत निकालिए, हमें मत निकालिए। हम दोनों बहनों से जो भी करने के लिए कहेंगे हम वो सब करने के लिए तैयार हैं और कोई शिकायत का मौका भी नहीं देंगे, लेकिन कृपया करके हमें मत निकालिए। दोनों बहनें अपनी चाची के सामने बहुत गिड़गिड़ाती हैं, उनके पैर भी पकड़ती हैं, लेकिन चाची को बेचारी दोनों अनाथ बहनों के ऊपर जरा भी रहम नहीं आता और वह धक्के मारकर दोनों को निकाल देती हैं। दोनों बहनें रात के अंधेरे में इधर से उधर भटक रही थी कि तभी उन्हें रास्ते में जाल में एक चिड़िया फंसी हुई नजर आती है जो बहुत ही ज्यादा जख्मी थी। आरोही तुरंत उसके पास जाती है, उसे जाल से बाहर निकालती है, नदी से पानी पिलाती है और जड़ी बूटी के पेड़ से लेकर कुछ जड़ी बूटियां उस चिड़िया के जख्मों पर लगाती है। जैसे ही वह चिड़िया ठीक होती है तो वह अपने असली रूप में आ जाती है। असल में वह एक बहुत सुंदर परी थी। तभी वह दोनों बहनों से कहती है, तुम दोनों बहन बहुत अच्छी हो। तुमने एक परिंदे को बचाने के लिए कितना प्रयास किया। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नदियों के जादुई 3 नेकलेस की नदी के पास लेकर चलती हूँ। ऐसा कहकर परी अपने साथ दोनों बहनों को नदियों के जादुई 3 नेकलेस के पास लेकर जाती है। एक नेकलेस की नदी में सोना बह रहा था, दूसरे नेकलेस की नदी में हीरे बह रहे थे और तीसरे नेकलेस की नदी के पास मासूम मासूम छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। वहां जाकर परी दोनों बहनों से कहती है, आरोही और सपना, यह हमारी जादुई 3 नेकलेस की नदियां हैं। जिस नदी से सोना बह रहा है, अगर वह नेकलेस पहनती हो तो तुम्हारे सामने सोना ही सोना आ जाएगा, और अगर हीरे वाला नेकलेस पहनती हो तो तुम्हारे सामने हीरे ही हीरे आ जाएंगे। और अगर तुम जिस नेकलेस के पास छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हैं वह नेकलेस पहनती हो तो यह बच्चे चुड़ैल की कैद से आजाद हो जाएंगे और तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम सारी जिंदगी हीरे और सोना लेकर सारी जिंदगी ऐश करना चाहती हो, या फिर इन मासूम बच्चों को चुड़ैल की कैद से आजाद कराकर 10,000 रुपए लेना चाहती हो। परी जी, हमें हमेशा हमारी माँ ने समझाया है कि मुसीबत में आए लोगों की मदद करनी चाहिए और लालच तो कभी नहीं करना चाहिए। और यह मासूम बच्चे अपने परिवार से अलग है और परिवार की क्या अहमियत होती है हम दोनों बहन अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हम धन दौलत का लालच नहीं करेंगे। चुड़ैल से इन बच्चों को छुड़ाकर 10,000 रुपए लेकर अपना कोई काम शुरू करेंगे और मेहनत से कमाएंगे और खाएंगे। तुम दोनों ने धन दौलत का लालच नहीं किया, इसलिए मैं सोने और हीरे के नेकलेस तुम्हें देती हूँ। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई। सपना और आरोही परी को धन्यवाद कहकर सोने और हीरे के नेकलेस लेकर आ जाती हैं, जिनकी मदद से दोनों बहनों के पास बहुत सारी धन दौलत आ जाती है। दोनों बहन महल में एक महारानी वाली जिंदगी व्यतीत कर रही थीं और वह गांव के बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने भी जाने लगती हैं। अब उनकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब इस बात की खबर सुमन को लगती है तो वह आग बबूला हो जाती है। मेरे घर में सड़ा हुआ खाना खाने वाली मामूली सी नौकरानी आज महल जैसे घर में रह रही हैं और इतने बड़े स्कूल में पढ़ने भी जा रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? और गांव के गरीब लोगों को तो सोना और हीरे तो ऐसे बांट रही हैं जैसे किसी सुनहर की बेटियां हों। पता तो लगा नहीं होगा आखिर क्या गड़बड़ है। ऐसा सोचकर सुमन दोनों बहनों के ऊपर नजर रखने लगती है और एक दिन जब दोनों बहनें नदियों के जादुई 3 नेकलेस के बारे में बात कर रही थीं, तो उसी समय उसे पता चल जाता है कि काली पहाड़ी के पीछे परी के जादुई नदियों के 3 नेकलेस हैं और सुमन अपनी बहन विनीता के साथ नदियों के जादुई नेकलेस के पास पहुंच जाती है। दोनों बहनें लालची थीं। परी, हम बच्चों की मदद क्यों करेंगे? हमारी बला से चुड़ैल इन्हें पकाकर खा जाए, हम इनकी मदद नहीं करेंगे। इनकी मदद करने के चक्कर में क्या हम सोने और हीरे के नेकलेस ले जाना छोड़ देंगे? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हमें तो सोने और हीरे के नेकलेस चाहिए जिनकी मदद से हम माला माल हो जाएंगे, हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हमें नहीं करनी किसी की भी मदद। क्यों विनीता, सही कह रही हूँ ना? दोनों बहनें धन दौलत का लालच करती हैं और वह सोने और हीरे की नदियों के जैसे ही नेकलेस पहनती हैं तो वह उसी नदी में डूबकर बहुत दूर चली जाती हैं और कभी वापस नहीं आती। इस तरह सुमन और विनीता को उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ आरोही और सपना अपने अच्छे स्वभाव और उन्होंने लालच नहीं किया था, इसलिए वह एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती हैं।